गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक क्षितिज का चौथा पाठ सांवले सपनों की याद करेंगे, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। तो आइए पहले थोड़ा सा हम जाबिर हुसैन जी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जाबिर हुसैन जी का जन्म बिहार राज्य के जिला नालंदा में नौनही राजगीर गांव में सन 1945 को हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा मतलब जो शुरुआती शिक्षा थी वो गांव की ही पाठशाला में हुई। फिर इन्होंने एमए इंग्लिश किया और ये इंग्लिश के ही प्राध्यापक मतलब लेक्चरर रहे। साथ साथ इनका जो रुझान था, जो रुचि थी, वो राजनीति शास्त्र में भी थी। उसी के कारण राजनीति में इनकी रुचि होने के कारण इन्होंने उसमें सक्रिय भाग लिया और 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य मनोनीत हुए और मंत्री भी बने। 1995 में बिहार विधानसभा परिषद के सभापति बने। इनकी जो रचनाएं हैं ये हैं जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगां आदि इन्होंने लिखी हैं। इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं उसमें इन्होंने अपने सामाजिक जीवन मतलब समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में और भावों से जुड़ी हुई चीज़ें मतलब भावनात्मक, राजनीतिक आदि सभी विषयों का बड़ा सजीव वर्णन किया है। आम आदमी के जीवन संघर्षों को भी इन्होंने उकेरा है मतलब दिखाया है अपनी रचनाओं में। इनकी डायरियाँ काफ़ी चर्चित रही हैं। जैसे हम आपको बता चुके हैं, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हिंदी गद्य की विधाएं हैं मतलब तरीके लिखने के जो तरीके हैं उसमें कुछ लोग उपन्यास ज़्यादा लिखते हैं, कुछ कहानियाँ, कुछ रिपोर्टाज, कुछ संस्मरण, डायरी, ये सब हिंदी गद्य की विधाएं हैं। तो इनकी जो डायरियाँ थी वो काफ़ी फेमस रही, काफ़ी चर्चित रही और इन्होंने बहुत सारी डायरियों के माध्यम से अपनी रचनाएं लिखी हैं। भाषा शैली इनकी क्या थी कि ये बड़े इंटेलिजेंट थे, होशियार थे और इन्होंने ना सिर्फ हिंदी, इंग्लिश बल्कि उर्दू में भी पूर्ण रूप से अपना अधिकार प्राप्त कर रखा था। यानी इनको तीनों भाषाओं का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। इस कारण इनकी रचनाओं में उर्दू के भी शब्द, अंग्रेजी के भी शब्द और हिंदी के भी तत्सम तद्भव आदि शब्दों की बहुलता रही है। मतलब बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है जो पाठक को बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाता है। तो ये था हमारा जीवन परिचय इनका जाबिर हुसैन जी का। आइए अब हम पाठ के ऊपर चर्चा करते हैं कि सांवले सपनों की याद पाठ में जाबिर हुसैन जी ने क्या लिखा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जाबिर हुसैन जी ने इस पाठ को डायरी के रूप में एक संस्मरण लिखा है। संस्मरण मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब किसी को हम याद करके किसी घटना को या किसी व्यक्ति को याद करके लिखते हैं तो वो संस्मरण होता है। अब इन्होंने एक पक्षी वैज्ञानी थे सालिम अली, उनके बारे में लिखा है। उनकी मृत्यु हुई थी 1987 ईस्वी में और जाबिर हुसैन जी उन्हें काफ़ी अच्छी तरह से जानते थे। तो इन्होंने सालिम अली के बारे में ही इस संस्मरण में लिखा है। डायरी शैली में लिखा है संस्मरण, तो इसमें उन्होंने सालिम अली के बारे में बताया है। अब देखिए सालिम अली के बारे में इन्होंने क्या क्या बताया। इन्होंने कहा कि सालिम अली जो थे वो पक्षी वैज्ञानी थे। पक्षी वैज्ञानी कैसे बन गए? उनकी एक घटना को याद करते हुए ये बताते हैं कि एक बार जब सालिम अली छोटे थे तो अपनी गुलेल से, गुलेल रखते हैं ना बच्चे, पहले भी खेला करते थे उससे, उसमें पत्थर लगा के खींच के और किसी को भी हिट कर देते थे, मारते थे मतलब पक्षियों को। कुछ लोग आज भी इसका प्रयोग खेतों में चिड़िया वगैरह उड़ाने के लिए करते हैं। तो सालिम अली जी ने भी एक बार जब छोटे थे तो उसको खींचा और एक नीलकंठ वाली गोरैया पर निशाना साध दिया। अब वो चिड़िया बेचारी गिरी और उसको लहूलुहान हो गई, खून आ गया। अब सालिम अली दौड़े दौड़े उसके पास गए और एकदम से हृदय परिवर्तित हो गया, उनका एकदम से दिल बदल गया। उन्हें अपने ऊपर बहुत क्रोध आया कि मैंने ये क्या किया, क्यों किया। उन्होंने उस चिड़िया को उठाया, मरहम पट्टी भी की,
लेकिन उस दिन से उन्होंने कसम खा ली कि मैं कभी भी चिड़िया मतलब किसी भी पक्षी या वर्ग को, कभी भी जीव को सताऊंगा नहीं। तो यही जाबिर हुसैन जी ने बताया कि वो हमेशा अपनी दूरबीन से बैठे बैठे उन्हें देखते रहते थे, पक्षियों को, कि कौन चिड़िया कैसी है, कैसे बात कर रही है। अब हम लोग नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि चिड़िया चहचहा कर अपनी खुशी प्रकट कर रही हैं या कोई उस समय उदास है, लेकिन ये उनको हमेशा बर्ड वाचर कहा गया है इन्हें। तो कहा कि सालिम अली हमेशा ही मतलब चिड़ियों को ही देखते रहते थे। और उसके बारे में उन्होंने अपनी एक जो बुक लिखी, अ फॉल ऑफ अ स्पैरो, उसमें भी उन्होंने उन्हीं का वर्णन किया है। तो इसमें जाबिर हुसैन जी बता रहे हैं कि सालिम अली एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे और बहुत ही प्यार प्रेम उनमें भरा हुआ था, खासकर पक्षियों के लिए। एक बार तो साइलेंट वैली जो केरल में स्थित है, वहाँ उन्होंने देखा कि इतनी गर्म हवाएं दूसरी तरफ से आ रही हैं और ऐसे तो ये सारे पक्षी बेचारे अपने घोंसले छोड़कर जाने पर विवश हो जाएंगे और बहुत तो मर जाएंगे। उस समय पे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे। तो वो उनके पास गए और उन्होंने साइलेंट वैली की दुख भरी दास्तान ऐसी सुनाई कि चौधरी चरण सिंह की आंखों में आंसू आ गए। अब तुम्हें ये याद रहेगा कि उस समय चौधरी चरण सिंह जी के पास, किसके पास गए? चौधरी चरण सिंह जी के पास कौन गया? सालिम अली। सालिम अली उस साइलेंट वैली की खूबसूरती, पक्षियों के रहने का स्थान था और उन्हें ये डर था कि पाकिस्तान की तरफ से वहाँ बहुत गर्म हवाएं आती हैं, जिसके कारण साइलेंट वैली तहस नहस हो जाएगी, पक्षी मर जाएंगे। उन्होंने जाकर वहाँ का दुख का वृतांत चौधरी चरण सिंह को सुनाया और कहा कि प्लीज़ आप कुछ ऐसा कीजिए कि ये सब बंद हो जाए, यहाँ पर ये इतनी गर्म हवाएं आनी किसी तरह बंद हो जाएं। आज की डेट में कौन सोचता है पक्षियों के बारे में? क्या कोई सोचता है? नहीं, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। जबकि अब भी हम बार बार ये कह रहे हैं ऐसे टाइम में भी कि चिड़ियाओं के लिए भी इतनी गर्मी जब होती है तो बहुत से लोग तो रखते भी हैं, लेकिन सभी को रखना चाहिए कि पानी और उनके लिए खाने दाने का इंतज़ाम कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक पृथ्वी पर एक जीव हैं। हमें सभी जीवों की रक्षा करनी चाहिए। तो ये सालिम अली भी हमेशा पक्षियों के पीछे, पक्षियों को ही देखते रहते थे। और इनकी पत्नी का नाम था तहमीना। तहमीना क्या कहती हैं कि मुझसे ज़्यादा तो इनके बारे में चिड़िया बता सकती हैं। ऐसा ही जिक्र इन्होंने एक डी लॉरेंस, जो एक बहुत ही बड़े पक्षी वैज्ञानी थे, उनके बारे में भी जिक्र किया है कि उनकी पत्नी फ्रीडा, डी लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा भी यही कहती थी कि अरे मैं नहीं बता सकती लॉरेंस जी के बारे में, तो ज़्यादा नीलकंठ वाली गोरैया बता सकती है, जो हमेशा ऊपर रहती है और वो उसे देखते रहते हैं। उनका इंटरेस्ट इसी में था, रुझान इसी में था, रुचि इसी में थी, तो इसीलिए वो हमेशा चिड़ियाओं के बारे में सोचा करते थे। उनको किस तरह से रखना है, कैसे उन्हें मतलब संभालना है, उनकी देखभाल करनी है, वही सब। एक जगह तो इन्होंने क्या कहा कि श्री कृष्ण के जीवन का स्मरण करते हुए जाबिर हुसैन जी ने बताया कि जिस तरह से श्री कृष्ण जी के ऊपर वृंदावन की गोपियाँ और उनके सखा मोहित रहते थे, क्योंकि श्री कृष्ण जी बांसुरी बजा बजा के उनका मन मोह लेते थे, माखन चुराते थे, बांसुरी की धुन बजाते थे, गोपियाँ पगला जाती थी, नाचने लगती थी, वो उनकी मटकियाँ फोड़ भी देते थे, माखन चुरा कर भी खा लेते थे। लेकिन उसके बाद भी कोई भी श्री कृष्ण जी को मतलब तंग नहीं करना चाहता था। ये वो सब यही चाहते थे कि जैसे भी हो श्री कृष्ण जी के मुख पर मुस्कान बिखरी रहनी चाहिए, क्योंकि उनकी उस मुस्कान में ही गोपियों की और उनके दोस्तों की जान हुआ करती थी। तो इसी तरह से इसमें भी कहा है कि जिस तरह से श्री कृष्ण जी के ऊपर सभी मोहित रहा करते थे, इसी प्रकार सालिम अली भी बस पक्षियों की मुस्कुराहट पे मोहित रहते थे। उन्हें बस ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कोई भी पक्षी तंग हो जाए। और उसमें बताया कि वाटिका का माली जब सूरज ढलने पर सैलानियों को निर्देश देता है तो लगता है कि कहीं से वो आ जाएगा, और वाटिका का संपूर्ण वातावरण बांसुरी के संगीत से, किसके बारे में कहा?
श्री कृष्ण जी के बारे में कि ऐसा ही लगता था कि कहीं से वो आ जाए। चिड़िया भी यही चाहती थी, पक्षी भी यही चाहते थे कि हमारी रक्षा के लिए कौन आ जाएगा, सालीमली आ जाएंगे। तो जब तक वो रहे, जब तक उनकी मतलब जीवन था, अब इसमें बताया कि वो बड़े दुबले पतले से थे, उनकी आयु 100 वर्ष की होने में थोड़ी सी कमी थी, अभी मतलब वो 100 वर्ष के नहीं हुए थे, लेकिन उनका शरीर बड़ा दुबला पतला था। क्यों था? क्योंकि वो घूमते फिरते रहते थे। तो ये कहा है कि लंबी लंबी यात्राओं पर जाने के कारण ही सालिम अली का शरीर इतना दुबला पतला हो गया था और इतने साल तक पक्षियों का हितों में काम करते रहे, और फिर भी कहते हैं कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के कारण ही उनकी मृत्यु हुई। कहते हैं कि वैसे कभी भी उनका जो बुढ़ापा था वो उनकी आंखों की रोशनी नहीं छीन पाया, हमेशा उनकी आंखों पर दूरबीन लगी रहती थी। दूरबीन किस लिए? क्योंकि वो पक्षियों को इतने प्यार से देखते रहते थे। तो कहा कि उनकी आंखों की रोशनी लास्ट टाइम तक भी जब वो गुजरे तब तक भी नहीं गई थी, तब तक भी दूरबीन उनकी आंखों पर हमेशा रही, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। सालिम अली ने अपने अनुभव के आधार पर ऐसे काम किए कि जिससे पक्षी वर्ग के लिए काफ़ी ठीक रहा। तो इसमें इन्होंने यही बताया है कि पक्षी वैज्ञानी सालिम अली जो थे, उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन पक्षियों के लिए ही अर्पित कर दिया था। वो हमेशा पक्षियों के हित के लिए, पक्षियों को संभाल के रखने के लिए, देखभाल के लिए ही कार्य करते रहे, और अंत समय में ऐसे विलीन हो गए जैसे कोई पक्षी अपने जीवन का अंतिम गान, अपना गीत गाकर प्रकृति में विलुप्त हो जाता है। इसमें सालिम अली जी के बारे में बताया कि किस प्रकार से उनकी मौत को ही याद करके जाबिर हुसैन जी ने लिखा है कि वो ऐसी यात्रा थी। कौन सी यात्रा? देहांत के बाद जब किसी को ले जाया जाता है शमशान घाट तक, तो आपने हमेशा देखा होगा कि जिसकी मृत्यु हुई होती है वो आगे चलता है और भीड़ पीछे चलती है। जबकि आप लोग हमेशा ये देखते हैं कि शादी ब्याह का मौका होता है तो भीड़ आगे चलती है और दूल्हा पीछे चलता है, लेकिन जो मृत्यु है वो कैसा काम दिखा देती है, कैसा कर देती है कि वो आगे चलता है और सारी भीड़ पीछे चलती है। और सालिम अली को याद करके जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि सालिम अली आज एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जहाँ से कभी कोई वापस नहीं आया। तो उन्हीं की याद में उन्होंने ये पाठ लिखा है, सांवले सपनों की याद। तो ये था बेटे आपका पाठ। आप सभी लोग इसे बहुत ही ध्यान से आपने सुना भी होगा और अब आपको आसानी हो जाएगी, आप इसे पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये याद भी हो जाएगा। थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इसके प्रश्नों पे। तो देखिए किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो मैंने आपको बताया था कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने गुलेल से एक नीले कंठ वाली गोरैया को अपना पत्थर गुलेल वाला मार दिया था और वो चिड़िया लहूलुहान होकर गिर गई थी, जिसकी वजह से एकदम से ये बहुत ही दुखी हुए और उसी दिन से ये प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमी बन गए। दूसरा प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें भी नम हो गई? तो क्या कहा कि श्री सालिम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान की गर्म हवाओं या गर्म झोंकों से बचाना चाहते थे और उसी का अनुरोध लेकर वो चौधरी चरण सिंह के पास गए थे कि वहाँ की जो केरल की हरी भरी घाटी है वो इन रेगिस्तानी हवाओं के कारण ख़राब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो आप ऐसा कुछ कीजिए ताकि ये गर्म हवाएं उस वैली को, साइलेंट वैली को ख़राब ना कर पाएँ। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? ये तीसरा प्रश्न है। तो लॉरेंस भी क्या थे? एक महान प्रकृति प्रेमी थे और उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने जब उनकी पत्नी फ्रीडा से पूछा कि आप उनके बारे में हमें कुछ बताइए, तो वो बोली कि मैं कुछ नहीं बता सकती, मेरे से ज़्यादा तो लॉरेंस के बारे में मेरी छत पर जो बैठी है गोरैया
वो बता सकती है, क्योंकि हमेशा लॉरेंस साहब उन्हीं से बातें किया करते थे। आशय स्पष्ट करना है तो वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। जैसे प्रकृति प्रेमी थे लॉरेंस, वो कौन? सालिम अली के बारे में कहा है कि सालिम अली भी नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक जीवन के ही, प्राकृतिक जिंदगी के ही प्रतिरूप बन गए थे। हमेशा वो प्रकृति को ही बचाने और पक्षियों को ही बचाने और देखभाल करने के बारे में सोचा करते थे और कार्य किया करते थे। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? इसका क्या आशय है? इसका ये आशय है कि जब कोई भी जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, यानी उसका देहांत हो जाता है, तो कोई और उसे चाहे अपने दिल की धड़कन भी देने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी वो दोबारा वापस नहीं आ सकता, क्योंकि उसके प्राण पखेरु उड़ चुके होते हैं। तो इसीलिए कहा है कि अगर अब कोई उन्हें अपने दिल की धड़कन भी दे दे तो भी वो दोबारा अपने गीत नहीं गा सकता। ये पक्षी के बारे में कहा है, और इंसान के बारे में भी यही है कि कभी भी कोई मरने के बाद किसी को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इसका क्या आशय है? इसके बारे में कहा गया है कि जो सालिम अली थे वो कोई टापू मतलब छोटी हस्ती नहीं बने थे। उन्होंने थोड़े काम नहीं किए प्रकृति के लिए और पक्षियों के लिए, वो तो अथाह सागर बनकर उभरे थे। अथाह मतलब ऐसा सागर को अथाह इसलिए बोला जाता है कि उसको कोई था नहीं होती, वो विस्तृत होता है, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो इसीलिए कहा है कि ये टापू बनकर नहीं, एक अथाह सागर बनकर उभरे थे। उन्होंने इतने काम किए कि हम उन्हें गिना नहीं सकते। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। तो आप बता सकते हैं कि लेखक की भाषा बहुत ही सहज, सरल और व्यवहारिक है। इन्होंने इसमें तत्सम, तद्भव, उर्दू, अंग्रेजी शब्दों का बहुत ही अच्छा प्रयोग कर रखा है, और भाषा शैली बड़ी चित्रात्मक है, सजीव व्यक्ति चित्र अंकित किया है, और भाषा में क्या है? भावात्मकता भरी है और हृदय से स्पष्ट कर दी गई है, बिल्कुल अच्छी तरह उसको समझने की पूरी क्षमता है इनके पाठ में, जो भाषा शैली इन्होंने प्रयोग की है। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में बताइए। तो इसमें क्या बताया है कि वो बहुत ही सहज, सरल और स्वाभाविक थे। प्रकृति और उसके विभिन्न अवयवों को उनकी मूल प्रकृति के रूप में ही देखते थे, और वो उपयोगितावाद के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। वे सदा पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनकर खुशी प्राप्त करते थे, और उन्होंने अपना जीवन बहुत ही संघर्षों में गुजारा है। शरीर उनका बड़ा दुबला पतला था, अंत तक वो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ते रहे, लेकिन फिर भी उनकी आँखों की रोशनी को कैंसर जैसी बीमारी भी नहीं छीन पाई थी। लास्ट तक भी वो दूरबीन से अपने पक्षियों से बातें किया करते थे, और प्रकृति उनके लिए एक हंसती खेलती फैली हुई रहस्यमय दुनिया थी। तो यही था आपका पाठ सांवले सपनों की याद। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, और अब प्रश्न उत्तर भी आप आसानी से लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। धन्यवाद।